नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं टॉप अपडेट। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जनपद में आयोजित कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर एक अहम बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान ने की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने आचरण और कार्य से जिले की सकारात्मक छवि निर्माण में योगदान दें तथा सोशल मीडिया पर ऐसी कोई टिप्पणी न करें जिससे जनपद की छवि धूमिल हो। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे प्रभात फेरी, 7 बजे वॉक रेस का आयोजन होगा। 8 बजे सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर सत्यनिष्ठा का संकल्प लिया जाएगा। सुबह 9:30 बजे शहर के प्रमुख चौराहों पर स्थापित महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया जाएगा। चित्रकला प्रतियोगिता, अस्पतालों में रोगियों को फल वितरण, हथियारगढ़ स्थित कुष्ठाश्रम तथा बनकटा वृद्धाश्रम में भी फल वितरण किया जाएगा। एडीएम ने सभी विभागों से कार्यक्रमों में पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय उसका बाजार की कक्षा 9 की छात्रा सुभद्रा पांडे को 1 दिन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी का चार्ज सौंपा गया। इस अनोखी पहल के तहत सुभद्रा ने बीएसए कार्यालय पहुंचकर पूरे विभाग का निरीक्षण किया और अधिकारियों से विभागीय कार्यों की जानकारी ली। 1 दिन की बीएसए बनी सुभद्रा ने बीएसए की कुर्सी पर बैठकर कार्यालय के विभिन्न पटलों के बाबुओं से उनके कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने, छात्राओं को बेहतर शिक्षा वातावरण देने और विद्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। सुभद्रा का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता देख अधिकारियों ने उसकी सराहना की। ये पहल छात्राओं को न सिर्फ नेतृत्व का अनुभव देती है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। गोमती नगर के विपुल खंड में सपा विधायक कविंद्र चौधरी के 27 वर्षीय साले कार्तिकेय शर्मा ने मंगलवार देर रात घर के कमरे में फंदे से लटक कर जान दे दी। सुबह जब घर में काम करने वाला युवक रामपाल सफाई करने पहुंचा तो उसका शव लटका मिला। इसके बाद सूचना परिवार के सदस्यों को दी गई। कार्तिकेय सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर डीके चौधरी के भतीजे भी थे। छानबीन के दौरान मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। परिवार के मुताबिक वह कुछ दिनों से अवसाद में थे। विपुलखंड निवासी कार्तिकेय के पिता बलिया में जिला पंचायत में तैनात हैं। कार्तिकेय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। मंगलवार की रात घर में मां नीलम, नानी और 2 नौकर थे। रात में खाने के बाद सभी लोग सोने चले गए। सुबह लगभग 7 बजे घर में काम करने वाले रामपाल कमरे की सफाई करने गया तो कार्तिकेय का शव पंखे से बने फंदे पर लटका देखा। उसे लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना के बाद गोमती नगर पुलिस ने छानबीन की। इंस्पेक्टर ने बताया कि परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया है। परिवार ने अवसाद के चलते आत्महत्या की बात कही है। पिछले कुछ दिनों से कार्तिकेय का इलाज भी चल रहा था। महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र में खाद की भारी किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा। नाराज किसानों ने हाईवे पर जाम लगाकर विरोध शुरू किया। जाम की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लगा जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लाठीचार्ज में कई किसानों को चोटें आई हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह खुद लाठी चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कई दिनों से खाद की मांग वे कर रहे हैं लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच की बात कही है। थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने 3 सगे भाइयों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।
पीड़िता ने एक महिला पर धोखे से बुलाकर आरोपियों का सहयोग करने का भी आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि रविवार को एक महिला ने बहाने से उसे बुलाया और एक युवक के घर ले गई। वहां युवक व उसके 2 भाइयों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर युवक ने उसके साथ मारपीट की। शोर सुनकर एक अन्य महिला पहुंची। आरोपी को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। सूचना पर उनके पिता और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। सीओ ने बताया कि आरोपी सगे तीनों भाइयों और महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। युवती से दुष्कर्म करने वाले उसी के 2 सगे भाई गिरफ्तार हुए। अरवल थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती के 2 सगे भाई काफ़ी समय से डरा धमकाकर दुष्कर्म करते रहे। कुछ समय पूर्व शादी तय होने पर युवती ने मंगेतर को अपनी आपबीती बताई थी। मंगेतर युवती को साथ लेकर थाने पहुंचा। युवती ने कुछ वीडियो पुलिस को सौंपकर भाइयों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया। मैनपुरी के भोंगांव क्षेत्र में स्टेट हाईवे के पास पशु मेले के समीप शुक्रवार को एसओजी की टीम और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने लूट के एक मामले का खुलासा करते हुए 36 घंटे में दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान फ़हीम खान और अयान खान के रूप में हुई है, जो शिक्षक के घर हुई लूट की वारदात में शामिल थे। मौके से पुलिस ने 2 तमंचे, 1 मोटरसाइकिल और लूट के आभूषण बरामद किए हैं। मुठभेड़ के बाद बदमाशों ने गुनाह न करने की गुहार लगाई। एसपी ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस की मुस्तैदी का नतीजा है। रायबरेली रेलवे स्टेशन पर पद्मावत एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे 2 नाबालिग बच्चे संदिग्ध स्थिति में पाए गए। स्टेशन पर तैनात जीआरपी ने जब बच्चों को अकेले घूमते देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से रोका और पूछताछ की। बच्चों ने अपना नाम अरमान और रेहान बताया। निवास दिल्ली की ओखला स्टेशन के पास का बताया। जीआरपी तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन पर उसने संपर्क किया। सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम भी पहुंची। बच्चों का प्राथमिक मेडिकल जांच कराया गया। उनकी हालत सामान्य पाई गई। चाइल्ड हेल्पलाइन कर्मियों द्वारा बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है। उन्हें परिजनों के हवाले करने की प्रक्रिया जारी है। जीआरपी और चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता से बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। सोनभद्र जनपद के हाथीनाला थाना क्षेत्र के खोखा जंगल में एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध हालात में मिला। महिला के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को दी। शव की स्थिति और शरीर पर चोट के निशान को देखकर पुलिस ने मामला संदिग्ध माना। एएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिला, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसकी पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस की जांच से ही साफ हो पाएगा यह दुर्घटना थी या किसी साजिश का नतीजा। बहराइच जिले के खैरीघाट और मुर्तिहा थाना क्षेत्र की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। सक्रिय चोर गिरोह से मुठभेड़ हुई। इस दौरान मोतीपुर क्षेत्र के कई चोरी की घटना में हिस्ट्री शीटर बदमाश छैलू पुलिस की गोली से घायल हो गया। मुठभेड़ में घायल छैलू के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। इन सामान में सोने और चांदी के आभूषण, नकद 600, 2 देसी तमंचे, कारतूस, मोबाइल फ़ोन भी शामिल है। एक बाइक भी मिली है। गिरोह मोतीपुर क्षेत्र सहित इलाकों के आसपास अंजाम देता था। अपनी घटनाओं को काफ़ी समय से सक्रिय भी था और लगातार चोरी की वारदात कर रहा था। मुखबिर की सूचना और पुलिस की सतर्कता के चलते मुठभेड़ के दौरान इन्हें पकड़ने में सफलता मिली। इनसे पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में और खुलासों की संभावना है। पुलिस अधीक्षक ने इसे सफलता के लिए टीम को शाबाशी दी। राजधानी लखनऊ के कुर्सी रोड क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस टीम ने सफ़ेद अपाचे बाइक पर सवार 2 बदमाशों को रोका और पूछताछ की प्रयास की। रोके जाने पर बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई है, जिसमें एक बदमाश अरविंद के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
वहीं उसका साथी और सगा भाई अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है। मौके से पुलिस को एक तमंचा, कारतूस और लूटी गई चेन का टुकड़ा बरामद हुआ है। एसपी ने बताया कि घायल बदमाश अरविंद के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ के बाद सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी को और बढ़ा दिया गया है। कोतवाली पूरनपुर की पीलीभीत चौराहे जेठापुर अंतर्गत बुधवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार खाड़ेपुर निवासी आत्माराम अपने रिश्तेदारी के पास आए थे, जहां 6:30 बजे बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बलकुड़िया सिहसन गांव में महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुआ जब महिला अपने निजी कार्य से बाहर जा रही थी। एक युवक ने रास्ते में रोककर महिला से अश्लील हरकतें और अभद्रता करना शुरू किया। महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग पहुंचे। युवक की जमकर पिटाई की गई। इस पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया गया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी युवक ज़मीन पर गिरा हुआ है और कई लोग उसे चारों ओर से घेर कर पीट रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक पहले भी इस तरह की हरकतों में शामिल रहा है और गांव की कई महिलाओं से छेड़खानी कर चुका है। इस बार महिला के शोर मचाने पर पूरा गांव एकजुट हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नेबुआ पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच यानी फिपिक के विदेश मंत्रियों की एक बैठक की मेज़बानी की। इस बैठक में स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और दक्षता विकास पर जोर देते हुए जन केंद्रित एजेंडे पर व्यापक चर्चा हुई। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के इतर आयोजित की गई है। इससे पहले विदेश मंत्री ने दुनिया भर के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की थी। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, न्यूयॉर्क में FIPC की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करके प्रसन्नता हुई। यह जानकर खुशी हुई कि FIPIC 3 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित 12 सूत्रीय कार्ययोजना अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। भारत ने हाल के वर्षों में विश्व राजनीति में अपने दायरे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन्हीं पहलों में से एक है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। यह ऐसा मंच है जो भारत और प्रशांत महासागर के देशों को आपसी सहयोग, विकास और साझेदारी के लिए एकजुट करता है। फिपिक की शुरुआत वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन फिजी में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत और प्रशांत द्वीपी को बीच सहयोग पर जोर दिया गया था। इस मंच में 14 प्रशांत द्वीपीय देश शामिल हैं, जैसे कि फिजी, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, समोआ, टोंगा, वानुआतू और अन्य। इसका उद्देश्य भारत और द्वीपीय देशों के बीच राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में साझेदारी करना है। बीते कुछ सालों में एशिया में आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक रगासा ने हांगकांग और दक्षिणी चीन के तटों पर भारी तबाही मचाई है। इससे पहले इस तूफान ने ताइवान और फिलीपींस में भी जान माल का बड़ा नुकसान किया था। हांगकांग में रगासा तूफान ने बुधवार तड़के तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ दस्तक दी। इसकी रफ्तार 195 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसके कारण इसे सुपर टाइफून की श्रेणी में रखा गया। हांगकांग के मौसम विभाग के मुताबिक यह इस साल का सबसे खतरनाक तूफान है और 1950 के बाद से दक्षिण चीन सागर में दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है। तूफान की वजह से हांगकांग में सड़कों पर पेड़ उखड़ गए, 1 फुट ब्रिज की छत उड़ गई और कई जगहों पर बाढ़ आ गई।
समुद्र तट पर एक जहाज के टकराने से कांच की रेलिंग टूट गई, कई रेस्तरां के फर्नीचर बिखर गए और एक होटल में पानी घुसने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। होटल ने अपने फेसबुक पेज पर कहा, तूफान ने नाटकीय ढंग से दस्तक दी, लेकिन हमारे मेहमान और स्टाफ सुरक्षित है। हांगकांग में 90 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। स्कूल, दुकानें और उड़ानें बंद कर दी गई थी। सैकड़ों लोग अस्थायी आश्रय केंद्रों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। इस बाढ़ ने एक पुल को तोड़ दिया, सड़कों को पूरी तरह नदियों में बदल कर रख दिया। इस आपदा में 17 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हुए। गुआंगफू टाउनशिप में करीब 8,500 लोगों से आधे से ज़्यादा को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। 100 से ज़्यादा लोगों से संपर्क स्थापित किया गया है और कम से कम 17 लोगों की तलाश जारी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बुधवार को एक सड़क अचानक धंस गई, जिससे वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इस हादसे ने ट्रैफिक को पूरी तरह ठप कर दिया। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और आसपास के इलाकों को खाली कराना पड़ा। बैंकॉक के गवर्नर चडचाट सिटिपंट ने बताया कि इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह हादसा एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन के निर्माण कार्य की वजह से हुआ। हादसे के जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें दिख रहा है कि सड़क धीरे धीरे नीचे धंस रही थी, जिसके साथ कई बिजली के खंभे भी अंदर चले गए और पानी की पाइपलाइन भी टूट गई। जैसे जैसे गड्ढा बड़ा होता गया, गाड़ियां पीछे हटने की कोशिश की। यह गड्ढा 4 लेन वाली सड़क को पूरी तरह काट गया और इसका एक किनारा पुलिस स्टेशन के सामने रुक गया, जिससे पुलिस स्टेशन की नींव भी खुलकर सामने आ गई। उसके पास स्थित एक अस्पताल ने ऐलान किया कि वह अगले 2 दिनों तक अपनी ओपीडी सेवाओं को बंद रखेगा। बैंकॉक शहर में अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल की इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अधिकारियों ने इलाकों की बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी है। गवर्नर ने हादसे के बाद मरम्मत के कार्यों की जानकारी देते हुए कहा है कि संबंधित टीमें गड्ढे को जल्द से जल्द भरने की कोशिश कर रही है। यमन के हूती विद्रोहियों ने बुधवार को इजरायल के दक्षिणी शहर इलाद पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें 22 लोग जख्मी हो गए। यह हमला इजरायल के मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब रहा है। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में कम से कम 41 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्य पूर्व दूत ने क्षेत्र में शांति के लिए एक नए प्लान की उम्मीद जताई है। इजरायल की सेना ने बताया कि उन्होंने ड्रोन को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह नाकाम रही। 22 लोग जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। 2 की हालत गंभीर है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी दी, जो कोई भी इजरायल को नुकसान पहुंचाएगा उसे 7 गुना ज़्यादा नुकसान झेलना होगा। हूतियों का कहना है कि ये हमले फ़लस्तीनी लोगों के समर्थन में है। गाज़ा में इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है। अल अहली अस्पताल के निदेशक डॉक्टर फदेल नईम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गाज़ा सिटी में विस्थापित लोगों के टेंट पर हुए हमले में 22 लोग मारे गए, जिनमें 3 बच्चे और 9 महिलाएं शामिल हैं। एक और हमले में 12 लोग मारे गए और जख्मी हुए। भारत समेत दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में बीते कुछ समय से भूकंप की घटनाएं आम हो चली हैं। वेनेजुएला में 6.1 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके लगे हैं। इस भूकंप ने लोगों को खौफ से भर दिया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया है कि बुधवार को उत्तर पश्चिमी वेनेजुएला में यह भूकंप आया। इस भूकंप का केंद्र 6.2 मील की गहराई पर राजधानी कराकस से 370 मील दूर था। वेनेजुएला सरकार ने भूकंप के बारे में तुरंत जानकारी जारी नहीं की। पृथ्वी के अंदर कुल 60 टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। ये सभी 60 टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी अपनी जगह पर लगातार घूमते रहती है। इनके टकराने से जो होता है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, बाहर निकलने का वह रास्ता खोजती है और इसी कारण धरती पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भारत ने अपनी सामरिक शक्ति को और सुदृढ़ करते हुए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण है
इसमें भारत की मिसाइल तकनीक में एक नई उपलब्धि जोड़ दी है। इस प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत है कि यह देश के विशाल रेल नेटवर्क पर निर्बाध रूप से चल सकती है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली का एक प्रमुख लाभ यह है कि युद्धकालीन स्थिति में यह सुविधा अत्यंत कारगर सिद्ध हो सकती है, क्योंकि दुश्मन के हमले का जवाब देने में विलंब नहीं होता। रेल नेटवर्क की व्यापकता और गुप्त गतिशीलता के कारण दुश्मनों के लिए प्रक्षेपण स्थल का पता लगाना बेहद कठिन हो जाता है। अग्नि प्राइम मिसाइल 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, जो भारत की सामरिक ताकत में उल्लेखनीय है। भारत ने न केवल अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत किया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी तकनीकी क्षमता और रणनीतिक तैयारी का भी प्रदर्शन किया है। और टॉप अपडेट में अभी बस इतना ही। नमस्कार।